अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डी स्टडी ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवालात के बारे में बताने वाला हूं, यानी जितने भी सवालात आते हैं उन सवालात को हल कराने वाला हूं। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाने वाला हूं, बल्कि हर चैप्टर में से 10 सवालात मैंने निकाले हैं, 10 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और उन क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा ताकि एग्जाम बहुत करीब है, उसमें आपको मदद मिले, बहुत ज्यादा फायदा हो। तो आपको समझ में जब भी आएगा जब आपने बहुत सारे चैप्टर नहीं भी देखे होंगे, तब भी समझ में आ जाएगा। मैंने 32 चैप्टर मैंने लिख लिया है और लिखने के बाद आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आया है या नहीं पढ़ा है आपने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोई भी चैप्टर आप खोल करके आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं बताऊंगा 10 चैप्टर सिर्फ एक वीडियो में मैं बताऊंगा और उस चैप्टर में जो जो खास टॉपिक है, खास सवालात है, उन सवालात के बारे में बताऊंगा। तो पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड वीडियो करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन का मैसेज आ जाए। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? वो है शबनम कमाली का चैप्टर। तो उस चैप्टर में से कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सबक है वो आपको देखना है। यहां पर देखिए पहला सवाल यहां पर मैं आपको हल करा रहा हूं। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1938। यहां पर दिख भी रहा है आपको। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहां पैदा हुए? तो आपको याद रखना है शबनम कमाली सीतामढ़ी पोखरेरा गांव में पैदा हुए। सीतामढ़ी कहां है? बिहार में है, ठीक है। सीतामढ़ी एक जिला है और उस जिले में पोखरेरा एक गांव का नाम है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो आपको याद रखना है शबनम कमाली का इंतकाल सन 2006 में हुआ, क्योंकि ये किताब है, ये वही किताब है जो आपको पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात की तख्लीक यानी दुनिया की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने की है, ठीक है। सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो आपको याद रखना है इंसान की मुश्किलों को अल्लाह तबारक व तआला ही हल करते हैं। अब यहां पर देखिए हम्द किसे कहते हैं? क्या हम्द किसे कहते हैं? तो आपको लंबा याद रखेंगे तो हो सकता है एग्जाम बहुत करीब है आपको याद ना हो। हम्द के माने होता है तारीफ करना, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखेंगे हो सकता है भूल ना जाए। तो हम्द किसे कहते हैं 5 जुमले में लिखना है। तो 5 जुमले में कैसे? हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है, उसकी सिफात की तारीफ की जाती है, उसके बारे में बात की जाती है, खुदा ने जो जो चीज बनाई है उसके बारे में बात की जाती है। तो आपको सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखना है कि हम्द उसको कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ की जाती है। सवाल नंबर 2, हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फर्क है? हम जाहिर सी बात है हम अल्लाह के लिए खास है और मनक़बत जो है वो बुजुर्गान दीन औलिया के साथ खास है, ठीक है। हम्द, मनक़बत और कसीदा किसी इंसान के लिए भी, जैसे बादशाह है, वजीर है, अमीर है, उमरा है और नवाब लोग हैं, उन सब के लिए कसीदा कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हम्द अल्लाह के लिए और मनक़बत बुजुर्ग और औलिया खुलाफाए राशिदीन के लिए और कसीदा जो है बादशाह और उमरा के लिए होता है। इतना समझ में आना। अब सवाल नंबर 9 है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए। तो 3 शेरी मजमुओं के नाम आपको याद रखना है। अनवार अकीदत याद रखना है, सहबाए अकीदत याद रखना है और ज़ियाए अकीदत याद रखना है। तीनों के तीनों यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10, शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए। सवाल नंबर 10 है हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? तो हम्द अल्लाह के लिए खास है, यानी कभी भी ये नहीं कह सकते जो हम्द है नबी के लिए खास, ऐसा नहीं। तो हम्द अल्लाह के लिए बोला जाता है और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला जाता है। यानी नात जब मुराद होगा तो नबी की तारीफ और हम्द जब मुराद होगा तो अल्लाह ताला की तारीफ। इतना समझ में आया ना। अब दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है? सुहेल अजीमाबादी है। अब इनके बारे में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है ताकि एग्जाम में कोई भी परेशानी आपको ना आए। पहला सवाल इनका है, मैं खोल लेता हूं इतना। सुहेल अजीमाबादी
कहां पैदा हुए? तो सुहेल आजिम आबादी 1911 में पटना में पैदा हुए। सवाल नंबर 2, सुहेल आजिम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। ठीक है, ये सब सवाल आपको पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 3, सुहेल आजिम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल में शाये हुआ था? तो आपको याद रखना है, अलाव नाम था। क्या नाम था? अलाव, और 1940 में वो शाये हुआ था। सवाल नंबर 4, सुहेल आजिम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? तो आपको याद रखना है, ननिहाल में हुई थी। कहां पर हुई थी? अपने ननिहाल में उनकी तालीम हुई थी। सवाल नंबर अगला याद रखना है। सवाल नंबर 5, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आपको याद रखना है, अख्तर। क्या याद रखना है? अख्तर। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ा था? क्योंकि रुकैया भाभी का जो शौहर था उसका दिलचस्पी जो थी वो सियासत में थी, और जाहिर सी बात है जो सियासत में रहता है उसको एक बार ना एक बार जेल की हवा खानी पड़ती है। सिर्फ आपको याद रखना है कि शौहर सियासत में थे इसलिए उनको जेल बार बार जाना पड़ता था। सवाल नंबर 7, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों बर्दाश्त करती थी? तो आपको याद रखना है कि शम्मी नाम की लड़की का खर्च बर्दाश्त करती थी। समझ में आ रहा ना? क्योंकि उसकी माली हालत अच्छी नहीं थी, माली हालत कमजोर थी। सवाल नंबर अगला, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था? सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था? इसलिए कि शम्मी की फीस अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो उस चूड़ी को उन्होंने दूसरे बाजार में बेच करके उसकी फीस अदा कर दिया। सवाल नंबर 5, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा काम करती थी? घरेलू सब काम करती थी। कोई सभी ऐसा काम नहीं होता था जो छूट जाता था। मिसाल के तौर पर शौहर की देखभाल भी करती थी, घर का खाना भी बनाती थी, और लेक्चरर थी स्कूल में, वहां पर भी पढ़ाती थी, फिर ट्यूशन भी पढ़ाती थी। ये सब काम वो किया करती थी। अब सवाल नंबर 10, रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल आजिम आबादी ने कारी को क्या हौसला देने का काम किया? इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तिफाक करते हैं? क्योंकि देखिए, इस ख्याल से इसलिए इत्तिफाक करते हैं कि रुकैया भाभी अगर औरत का किरदार निभा रही है और अच्छे औरत का किरदार निभा रही है तो उसका जो असर है वो दूसरे औरत पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, है कि नहीं? और बहुत ज्यादा पड़ेगा तो समाज अच्छा और सुधरने वाला बन जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपको 10 सवालात आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल समझते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। इनका भी जो बहुत मशहूर सवालात है वो मैंने 10 सवालात हल कराऊंगा ताकि उसमें आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज भी अगर पढ़ लेंगे तब भी एग्जाम के लिए आपका काफी हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है? तो पटना शहर में हुई है। किस शहर में हुई है? पटना शहर में हुई है। सवाल नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? तो आपको याद रखना है 10 जुलाई 1910। ठीक है। सवाल नंबर 3, जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना शामिल है? तो जाहिर सी बात है फरार अफसाना ये जेर निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 4, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? तो उनका नाम याद रखना आपको, सैयद मोहम्मद रशीद। सवाल नंबर 5, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो जाहिर सी बात है वो नफ्सियात के मौजू पर महारत हासिल रखते थे। सवाल नंबर अगला, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। किसके ऊपर? 5 जुमले उनको लिखना है, क्योंकि वो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे थे, एमए किया, पीएचडी किया, और पीएचडी करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं, और प्रोफेसर होने के साथ साथ नफ्सियात के प्रोफेसर रहे हैं। समझ में आ रहा ना? साइकोलॉजी के ये प्रोफेसर रहे हैं। 5 जुमले इस तरह आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 सवाल नंबर नहीं उसका अगला, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। तो उनकी जो तसनीफात है, तसनीफात का मतलब होता है जो किताब, तो आपको लिख देना है अनोखी मुस्कुराहट है, नफ्सियाती जाविये है, ये सब उन्हीं का है। समझ में आ रहा ना?
अब सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 9, अनोखी मुस्कुराहट। ये तो आपको समझ में आ रहा है। महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। तो महमूद के किरदार पर आपको 5 जुमले लिखना है, क्योंकि महमूद जो है ये आपने अभी जो पढ़ा है फरार, ये अफसाने का नाम है। अब इस अफसाने में भी एक किरदार है, जिस तरह रुकैया भाभी एक किरदार है, इसी तरह अफसाने में फरार, जो अफसाने का नाम फरार है, और उस फरार में महमूद का किरदार बहुत ज्यादा नुमाया है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब सवाल नंबर 10, यहां पर देखिए, वो नफ्सियाती उलझन का शिकार है। यहां पर उर्दू में नफ्सियाती अफसानों के बारे में अपने उस्ताद से मालूमात कीजिए। और सवाल नंबर लास्ट में जो है 10, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस अफसाने का मरकजी किरदार कौन अदा कर रहा है, महमूद अदा कर रहा है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कमर जहां के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में भाई? कमर जहां के बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए। चौथा चैप्टर है, आपको हर चैप्टर के 10-10 सवालात मैं आपका हल करा रहा हूं। अब यहां पर देखिए, कमर जहां की पैदाइश। तो कमर जहां की पैदाइश 1951 में, और बाद लोग कहते हैं उनकी पैदाइश 1952 में हुई है। कमर जहां के वालिद का नाम बताइए। तो उनके वालिद का नाम आपको याद रखना है, सैयद अताउल हक। सवाल नंबर 3, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? तो आपको लिखना है जिला सीतामढ़ी। कहां से? यानी बिहार के जिला सीतामढ़ी से उनका ताल्लुक है। सवाल नंबर 4, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपको याद रखना है कटी हुई शाख आपके अफसाने में शामिल है। सवाल नंबर 5, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो आपको याद रखना है भागलपुर यूनिवर्सिटी के ये लेक्चरर भी रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, वहीं से उन्होंने, पटना से तो पीएचडी किया है। आपको इतना याद रखना है। कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखिए। समझ में आया ना? उनके हालात जिंदगी के ऊपर आप 5 जुमले इस तरह लिख सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप, इस तरह लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6, कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए। अब मौजू के एतबार से उनका जो अफसाना है, चारागर है, अजनबी चेहरे है, यादनगर है, ये सब उन्हीं के अफसाने हैं, उनको याद रखना है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 हो जाएगा, कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने पटना से पीएचडी किया है, और पटना से पीएचडी करने के बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे, और लेक्चरर होने के बाद उन्होंने फिर तालीम हासिल किया, और तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने दूसरे लोगों को सिखाया। इतना याद रखेंगे ना भाई? अब अगला सवाल, सवाल नंबर 9, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो आपको उर्दू के 5 अफसाना निगारों के नाम लिखना है। जैसे कुर्रतुल आइन हैदर लिखना है, असमत चुगताई है, इसी तरह जिलानी बानो है, शकीला अख्तर है, ये सब के नाम आप लिख सकते हैं, और अपनी कॉपी पर भी देख सकते हैं, उसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है? कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है? एक तो ये है, दूसरा ये है, इसमें कमर जहां के अफसानों के मौज़ूआत पर रोशनी डालिए। उनके जो अफसाने हैं, उनके जो मौज़ूआत है, उन्होंने अपने अफसाने में असर हाजिर के मसाइल को बयान किया है। असर हाजिर क्या होता है? असर हाजिर उसको कहते हैं जो समाज के अंदर जो बुराइयां फैल रही है, जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, उस बिगाड़ के लिए जो उन्होंने कदम उठाया है, उसी कदम को इन्होंने अपने अफसाने के जरिए से समझाया है। तो ये 10 सवालात आपको समझ में आ गया होगा। ये वो 10 सवालात थे जो आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। बहुत सारे सवालात इसलिए मैं नहीं बताता हूं क्योंकि एग्जाम का वक्त बहुत करीब है, समझ में आ रहा है ना? और इस वीडियो को आपको कई बार देख लेना है, ताकि आपको कुछ भी आपत्ति ना आए। कोई भी परेशानी हो, कमेंट आपका खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट कीजिएगा, जरूर आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। अब अगला सवाल हल करते हैं। निगार अजीम का असल नाम क्या है? ये 5वां चैप्टर आपको याद रखना है। सब चैप्टर को मैं आपको बताता चल रहा हूं। निगार अजीमाबाद, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो आपको याद रखना है मलिका मेहर निगार। क्या याद रखना है? मलिका मेहर निगार। सवाल नंबर 2, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है? तो आपको याद रखना है कि ड्राइंग और पेंटिंग में इन्होंने एमए किया है। अब यहां पर देखिए,
निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम बताइए। तो उनके अफसानवी का मजमुए का नाम क्या है? अक्स है। क्या है ये? अक्स है। सवाल नंबर 4, निगार अजीम का मजमुआ गोहन कब शाये हुआ? तो आपको याद रखना है 1999 में शाये हुआ। सवाल नंबर 5, निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? गर्द आवारगी। सवाल नंबर 6, सही और सही के फर्क को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। सही और सही, मिसाल के तौर पर आप इस तरह लिख सकते हैं, मेरी रही सही इज्जत तूने बर्बाद कर दिया। मेरी रही सही इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा इस्तेमाल इस तरह कह सकते हैं सही में, मैं आपको सही और सच्चा इंसान मानता हूं। ये दोनों का फर्क अलग अलग है। अब यहां पर देखिए, निगार अजीम के सफरनामे का नाम बताइए। निगार अजीम के सफरनामे का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, निगार अजीम के शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। तो 5 सेंटेंस आप इस तरह लिख सकते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा 5 सेंटेंस आप लिख सकते हैं। उनकी पैदाइश लिख सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, और उन्होंने तालीम जो हासिल की है वो लिख सकते हैं। सब का सब इसमें जमा किया हुआ है। अब यहां पर देखिए, सिर्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। सिर्फ अफसाना यानी अफसाना जो होता है, अफसाना में किसी इंसान की जिंदगी के बारे में बात की जाती है। जिंदगी का किसी एक हिस्से के बारे में, उस इंसान के बारे में बात की जाती है और उसी पर पूरा फोकस किया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है अफसाना। समझ आ रहा? अब नौवां सवाल। अब यहां पर देखिए, जिद आपको यहां पर दिख रहा होगा। निगार अजीम आबादी के जो लास्ट में जो सवाल है वहां पर यह होगा कि इन अल्फाज का आपको जमा लिखना है। जमा किसको कहते हैं? जमा उसको कहते हैं, एक होता है वाहिद और एक होता है जमा। वाहिद कहते हैं जो एक चीज होती है उसको कहते हैं वाहिद, और जमा वो चीज होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा चीज है। बात समझ में आ रहा है ना? वाहिद ये है और जमा ये है। मिसाल के तौर पर जिद है। अब इसका जिद का क्या बनाना है? हमें प्लूरल बनाना है, यानी जमा बनाना है। एक से ज्यादा कैसे बनाएंगे? तो इस जिद का अजदाद बन जाएगा यहां पर, ठीक है। अब इसी तरह यहां पर खिदमत है। खिदमत कहते हैं सर्व करना। समझ में आ रहा है? अब इस खिदमत, ये वाहिद है। वाहिद का मतलब सिंगुलर इंसान के लिए आता है, लेकिन जब इसी का प्लूरल बनाएंगे यहां पर तो क्या बन जाएगा? खिदमात। दिख रहा ना आपको? अच्छी तरह दिख रहा है। अब इसी तरह अगला सवाल देखिए, यहां पर मौका। क्या है ये? मौका। तो यहां पर सिंगुलर है मौका, लेकिन उसी का जो जमा हो जाएगा यानी प्लूरल हो जाएगा वो मवाक़े हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मसअला है। क्या है यहां? मसअला। अब इसका जब प्लूरल बनाएंगे, जमा बनाएंगे, तो यही क्या बन जाएगा? मसाइल बन जाएगा। इसी तरह यहां पर देखिए, मंजिल है। क्या है? मंजिल है। तो मंजिल का जमा क्या बन जाएगा? मनाजिल बन जाएगा। इसी तरह ये हक है, तो इसका जमा क्या बन जाएगा? हुकूक बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला चैप्टर हल करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, है कि नहीं। अब इसके बारे में भी आपको सारा का सारा 10 चैप्टर आपको बताऊंगा। 10 चैप्टर में कह रहा हूं, 10 सवालात बताऊंगा, और उस 10 सवालात में से कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहला सवाल है ना, 10 सवालात है तो 10 सवालात में से पहला, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? तो आपको याद रखना है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। जाहिर सी बात है, इस जमीन के अंदर बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, हम लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, जिन्नात रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होती है। तो उस इंसान के लिए या उस जानदार के लिए ये जमीन मुनासिब है या गैर मुनासिब? आपको याद रखना है, मुनासिब है, ठीक है। सवाल नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। क्या है? संगीन मसला है। क्यों है? वो सब मैं चैप्टर में आपको मैं पढ़ा चुका हूं। सवाल नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। हल्का सा तमाज़त अर्दी में तदरीजी इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसे समझेंगे? जैसे अब समुद्र के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे चट्टान। अब सर्दियों में भी कभी कभी गर्मी महसूस हो रही है, तो गर्मी क्यों हो रही है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जितना ज्यादा होता रहेगा उतना ज्यादा इंसान की सेहत के लिए खतरे का बायस बनता चला जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4,
ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसों में आबखुरा है, ठीक है, CO2 है, CH4 है, ये सब आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए सवाल नंबर 5, जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड 31 और मीथेन गैस 149, यहां पर दिख भी रहा है, आपको ये याद रखना है। और इम्तिहान से पहले पहले आपको कई बार इस वीडियो को देख लेना है ताकि कंठस्थ और अच्छी तरह आपका चैप्टर मुकम्मल हो जाए। अगला चैप्टर देखते हैं, यानी कि दर्जे हरारत में ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा मंत्र जादुई दिया था? तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो कहा था APJ अब्दुल कलाम साहब ने कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ को उगाना है और हर बच्चा एक एक पेड़ भी उगाएगा तो 10 साल में या 1 साल में 10 लाख बच्चा है तो 10 लाख बच्चे एक एक पेड़ को भी उगाएंगे तो बहुत ज्यादा इस चीज में फायदा रहेगा, ठीक है ना। दर्जे हरारत में औसत इजाफे को क्या कहते हैं भाई? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतना मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से हम ये समझते हैं कि इंसान के लिए जितना खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग होता रहेगा उतना ज्यादा इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है। अब ये होता कैसे है? ये इसलिए होता है कि जंगलों को काटा जाता है, पत्तों को, पेड़ को, पौधों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम इंसानों के सेहत के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। इतना समझ आना। अब यहां पर देखिए ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है? असबाब माने होता है क्यों ऐसा होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होता है क्योंकि आजकल जितना ज्यादा गाड़ी आ रही है, गाड़ी के साथ साथ और कारखाने खुल रहे हैं, कारखाने के साथ साथ जंगल पूरा का पूरा कट रहा है और जंगल कटने के बाद आप देख रहे हैं दिल्ली का हाल क्या हो रहा है। सारे के सारे जंगल कटने की वजह से लोगों को सांस की बीमारी हो गई है, सांस लेने में अच्छी तरह नहीं हो रहा है। तो पता चला कि ये सब वजह है। तो अगर आप कारखाना खोल रहे हैं या गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें ये कोशिश जरूर करना है कि हमें कम से कम प्रदूषण फैलाना है, ठीक है। ज्यादा फैलाएंगे तो हम सब इंसान के लिए नुकसान का बायस बनेगा। इतना समझ आना। चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना है, अपने घर के अंदर लगाना है, अपने खेत में पेड़ पौधों को लगाना है और कम से कम अपने प्लास्टिक को, पन्नी को फेंकना है, जिससे इंसान की सेहत खराब होने से बच जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए लास्ट सवाल जो है, इस सबक में जिन अल्फाज में साबके हैं उन्हें चुनकर जुमले लिखिए। चुनकर जुमले लिखिए। जैसे बेतहाशा है, यहां पर देख रहे हैं बेतहाशा है, तो इसका जो है आप सेंटेंस बना करके आपको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग का असर बेतहाशा बढ़ रहा है। इस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल अगर वो है आबखुरा है तो पानी से जो भाप निकलता है उसी को आबखुरा कहते हैं। इसी तरह बरअक्स है, अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मेरा हर काम तुम्हारे बरअक्स है, ठीक है। इसी तरह बेशुमार है तो अब इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे? बेशुमार लोग आज के दौर में गरीब है, परेशान है, मजदूर है। इस तरह आप सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका समझते हैं 7वां चैप्टर। देखिए ये 7वां चैप्टर आपके सामने खुला हुआ है। कौन सा चैप्टर है ये? 7वां चैप्टर। पहला सवाल क्या है? सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1817 में सर सैयद की पैदाइश हुई थी। अब सवाल नंबर 2, सर सैयद की वालदा का नाम बताइए। तो उनकी वालदा का नाम अजीजुन्निसा था, ठीक है। सवाल नंबर 3, सर सैयद की वफात कब हुई? तो आपको याद रखना है 1898 में सर सैयद की क्या हुई है? वफात हुई है। वफात का मतलब इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 4, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो आपको उस मजमून का नाम क्या है? रिया। क्या नाम है? रिया मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी हम सब के निसाब में जो शामिल है उस मजमून का नाम क्या है? रिया। इतना समझ में आया ना। चलिए सर सैयद की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जाहिर सी बात है उनका नाम लिख देना है और उन्होंने तालीम हासिल अपनी माँ से किया है तो उनकी माँ का नाम लिख देना है और माँ का नाम लिखने के बाद उनकी पैदाइश कब हुई है? 1817 में हुई है, ये लिख देना है और लास्ट में उनकी वफात लिख देना है और फिर थोड़ा सा उनका कारनामा ये लिख देना है कि सर सैयद साहब ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कयाम किया है,
ठीक है, इतना लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। अगला सवाल, अब यहां पर देखिए, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए। अब जिन्स जाहिर किस तरह होगा? मिसाल के तौर पर मोती है, किताब है, वक्त है, नाम है, समझ में आ रहा ना? ये सब जो जितने भी अल्फाज दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब अल्फाज है। अब इस लफ्ज को क्या करना है, आपको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। जैसा मोती है तो इसका क्या कर सकते हैं आप? कान का मोती चमक रहा है, इस तरह करेंगे ना। इसी तरह अगला है किताब है, तो मेरी किताब खो गई, या मेरी किताब अच्छी नहीं है, या मेरी किताब खुली हुई है। इसी तरह वक्त, तो वक्त है, तो अब इसको सेंटेंस को इस्तेमाल कैसे करना है कि हर काम का वक्त मुअय्यन होता है, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नाम है, तो अब नाम का इस्तेमाल कैसे करेंगे सेंटेंस में? तो नाम, मेरा नाम, आपका नाम क्या है, इस तरह आप बता सकते हैं। यानी उसका नाम हामिद है, उसका नाम फिरोज है, उसकी नहीं कहना है, उसका कहना है, क्योंकि नाम जो है मुज़क्कर है। अब यहां पर देखिए, कलम है, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है? कलम। अब इस कलम का सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप? तो कलम का सेंटेंस बनाएंगे मेरा कलम नया है। समझ में आ रहा ना? अब अगला सवाल, सर सैयद के बारे में, यहां पर मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो मजमून के बारे में 5 जुमले मैंने आपको बता दिया है कि सर सैयद साहब की पैदाइश इस तारीख हुई है, 1817 को हुई है। उनके वालदा का नाम अजीजुन्निसा है, और वालदा होने के साथ साथ उन्होंने ही तरबियत की है बचपन में। ठीक है, इतना भी हो गया। दूसरा ये याद रखना है कि उनकी वफात भी याद रखना है, और वफात के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उन्होंने कयाम अमल में लाया था। ये काम आपको याद रखना है। लास्ट का सवाल जो आपको हल करना है, क्योंकि देखिए सारे सवाल हल कराऊंगा तो आपका काम चलेगा नहीं। सारे सवाल हल करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सारे के सारे सवालात, सारे के सारे चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सर सैयद की अदबी खिदमात पर एक मजमून लिखिए। तो उनकी मजमून आप लिख सकते हैं कि सर सैयद का मजमून, उनको बाबा कौम कहा जाता है, और उर्दू को तरक्की होने में सर सैयद साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा एहसान है। समझ में आ रहा ना? यानी सर सैयद के एहसान उर्दू अदब पर बहुत ज्यादा है, ये लिखना है। दूसरा क्या लिख सकते हैं कि उनकी किताब आसारुस सनादीद है, यहाँ पर दिख रही होगी आपको स्क्रीन पर, किताब आसारुस सनादीद है। इसी तरह खुतबाते अहमदिया है, ये दोनों किताब आपको दिख रहा है। ये सब सर सैयद अहमद साहब की देन है, यानी लिखी हुई है, जिसकी वजह से उर्दू जबान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। अब अगला सवाल, अगला चैप्टर हल करते हैं। तो वो चैप्टर कौन सा होगा? 8वां चैप्टर अब हम लोग हल करते हैं। 8वां चैप्टर किसके बारे में है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में है। तो अब इसका सवालात मैं निकाल लेता हूं ताकि आपको याद दिला दूं। हाँ, सवाल नंबर 1, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मुसन्निफ कौन है? तो अदब के पहचान के मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब है। ठीक है। सवाल नंबर 2, अब्दुल मुगनी कब और कहां पैदा हुए हैं? तो इनके बारे में आपको याद रखना है, 1934 में औरंगाबाद में पैदा हुए हैं। कब? 1934 में औरंगाबाद में पैदा हुए हैं, और ये औरंगाबाद कहां है? ये बिहार में ही है। ठीक है, चलिए। सवाल नंबर 3, अब्दुल मुगनी की 2 किताबों का नाम लिखिए। तो आपको नुक्ताए नजर लिखना है। क्या लिखना है? नुक्ताए नजर और ज्यादा एतदाल, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, दिख रहा है, ये आप लिख सकते हैं, और वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, नुक्ताए नजर और ज्यादा एतदाल। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल की है? तो आपको याद रखना है, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा, पटना से इन्होंने आलिम पास किया है। ठीक है, मदरसा का नाम क्या याद रखना है? शमसुल हुदा। और इल्म कहां से हासिल किया है? आलिम, पटना से इन्होंने आलिम पास किया है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज कहां से किया है? तो जाहिर सी बात है, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से इन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज किया है। आपको सारा का सारा स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए। देखिए, तनकीद होता क्या है? इनकी तनकीद निगारी में अखलाकी अखदार की अलमबारदार कहलाती है। यानी इनका जो तनकीद है वो अखलाक के ऊपर है। बहुत ज्यादा इनकी तनकीद में खरा खोटा, असल में तनकीद कहते हैं खरे खोटे को पहचानने को। खरे खोटे को पहचानने का नाम क्या है? तनकीद है। तो उसी तनकीद को क्या कहते हैं? और उसी तनकीद के अंदर ये महारत हासिल रखते थे। कौन?
डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर ये अदब की पहचान, यानी अदब के बारे में आपको लिखना है कि अदब क्या है। अदब के बारे में बहुत सारे अलग अलग शायरों ने कहा है, तो ये एक फनी नमूना होता है जो लोगों के सामने पेश किया जाता है, उसी को अदब कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ये आए कि अदब की तारीफ क्या होता है, तो आपको सिर्फ एक जुमला लिखना है, वो क्या है? अदब एक तर्ज बयान का नाम है। क्या है? एक तर्ज बयान का नाम क्या है? अदब है। वरना अदब तो बहुत सारी चीजें हैं, साइंस, अदब और क्या कहते हैं, इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट को लिखने का नाम अदब कहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आपको एक ही चीज याद रखना है कि एक तर्ज बयान का नाम अदब कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर रोशनी डालिए। तो वो मशरिकी अफकार के बहुत बड़े नक्काद थे, और समझ में आ रहा ना, बहुत बड़े नक्काद थे। नक्काद का मतलब यानी कि दूसरों की किताबों पर तनकीद करना, उसमें खरा खोटा की पहचान करना, ये किनकी खासियत थी? डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब की ये खासियत थी, ठीक है। इतना याद रखेंगे ना, ज्यादा लंबा बताऊंगा तो हो सकता है आप भूल जाएंगे। अब उनकी वफात, सबसे लास्ट में आपको याद रखना है उनकी वफात। तो उनकी वफात सन 2006 में उनकी वफात हुई है। तो मुझे लगता है ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, 8वां चैप्टर भी आपका समझ में आ गया होगा। अब हल करते हैं 9वां चैप्टर, ठीक है। जो भी सवाल होगा आप कमेंट में पूछेगा तो सारे का सारा सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए मैं आपको सारी की सारी बात नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, हिंदुस्तान के आईन के मेहमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये अंबेडकर यानी यही वो है जिन्होंने संविधान बनाया था, वही है ये। तो चैप्टर नंबर 9 खोल लीजिए और अच्छी तरह आपको समझाता हूं मैं। अब यहां पर इनकी पैदाइश के बारे में देखिए, इनका सवाल मैं हल कराता हूं। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 में हुई है। 14 अप्रैल 1891 में कहां पर हुई है? सेंट्रल इंडिया में हुई है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2, भीमराव अंबेडकर के वालिदैन के नाम बताइए। तो जाहिर सी बात है उनके वालिदैन का नाम रामजी मालोजी था। क्या नाम था भाई? रामजी मालोजी था। सवाल नंबर 3, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए हैं? सबकदोश कहते हैं किसी ओहदे से निकलना, किसी ओहदे से हटना, इसको सबकदोश कहते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें कि इन्होंने फौजी स्कूल में 14 बरस हेड मास्टर की कुर्सी पर ओहदे पर फाइज रहे हैं, और वहां पर फाइज होने के बाद वहां से क्या हो गए? ये रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया। कितने साल की उम्र में? फौजी स्कूल में 14 साल तक इन्होंने पढ़ाया। कहां पर पढ़ाया? फौजी स्कूल में। याद रखेंगे ना। चलिए सवाल नंबर 4, भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में हुई और किससे हुई है? तो आपको याद रखना है 14 बरस की उम्र में इनकी शादी हुई है। समझ में आ रहा ना? रामाबाई नाम की लड़की से। किसकी नाम से? रामाबाई नाम की लड़की से इनकी शादी हुई है। कितनी उम्र में? 14 बरस की उम्र में। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर अगला, बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो आपको याद रखना है एल्फस्टन कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। एल्फस्टन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एल्फस्टन कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। अब अगला सवाल है, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या मकसद है? तो बुद्ध मजहब में निर्वाण का इरफान हासिल करना मकसद है। समझ में आ रहा ना? अब ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल नंबर अगला, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा का सुलूक कैसा था? तो जाहिर सी बात है उसमें आपको लिखना है कि तलबा का सुलूक, स्कूल के बच्चों का सुलूक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत ज्यादा, वो लोग हकीर निगाह से देखते थे, कमजोर निगाह से देखते थे, जलील निगाह से देखते थे। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सवाल नंबर 2, भीमराव का खानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया? तो आपको याद रखना है क्योंकि उनके वालिदैन यानी उनके वालिद सितारा में चले गए थे, सितारा मुंतकिल हो गए थे, जिसकी वजह से उन लोगों को भी पूरा का पूरा खानदान को मुंबई जाना पड़ा, वहां पर मुंतकिल होकर के रहना पड़ा। भीमराव के हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए, यानी उनके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। तो जाहिर सी बात है 5 सेंटेंस आप लिख ही सकते हैं कि
पैदाइश लिख देना है, उनका नाम लिख देना है, उनके माता का नाम लिखना है, फिर उनकी शादी किससे हुई है ये लिख देना है, उस शादी होने के बाद फिर उन्होंने कहां पर तालीम हासिल किया वो लिख देना है, एल्स्टन हाई स्कूल से। बहुत लंबा किस्सा है, आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हर चैप्टर को वहां पर आराम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। और लास्ट में ये लिख देना है कि 1908 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। सवाल नंबर लास्ट, इस चैप्टर का सवाल नंबर क्या है, लास्ट है। स्कूल में भीमराव अंबेडकर की आईनी खिदमत को मुख्तसरन बयान कीजिए। आईनी खिदमत के बारे में मतलब यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब पूरी कौम ने, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडरों ने मिलकर के एक फैसला किया कि इस हिंदुस्तान में एक कानून बनना चाहिए, तो कानून बनने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी के ये सदर थे। कौन थे ये सदर थे, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान का जो कानून बना है वो इन्हीं की बदौलत बना है। किन की बदौलत बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत कानून बना है। ठीक है, तो मुझे लगता है इन 10 सवाल का जवाब आपको याद रखा होगा और याद रखना होगा आपको, क्योंकि सवाल आपका हल करा रहा हूं 10 ही 10, ज्यादा सवाल हल कराऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है आपको पढ़ने ना पड़े। वरना और ज्यादा डिटेल में देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, सब चैप्टर का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल हल करते हैं 10वां चैप्टर का। ये 9 चैप्टर हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब आपको 10वां चैप्टर हल कराता हूं। 10वां चैप्टर है आगा हश्र के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हल करते हैं और जितने भी सवालात हैं वो सब सवालात हल करते हैं। तो पहला सवाल, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई है? लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश कब और कहां हुई है? तो जाहिर सी बात है छपरा जिला के कस्बा बनियारपुर में इनकी पैदाइश हुई है। छपरा जिला के कस्बा बनियारपुर में 1941 में इनकी पैदाइश हुई है। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और MLA रहे हैं? तो RJD के ये MLA रहे हैं। कहां के? RJD। ठीक है ना। अब अगला सवाल, लुत्फुर रहमान की किसी 2 किताबों के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है ताजगी बर्गनबा और जदीदियत की जमालियात, ये 2 किताब का नाम आपको याद रखना है और 2-3 बार आपको याद रख लेना है ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो किसी एक ड्रामे का नाम अगर आपको लिखना है तो असीर हिर्स, आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि उनके एक ड्रामे का नाम असीर हिर्स भी था, तो इसलिए उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सुर क्या है? तो उसका लाजमी उन्सुर यानी ड्रामा जो मुकम्मल होता है उसका लाजमी उन्सुर क्या है? स्टेज है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि ड्रामा के लिए जरूरी क्या है? स्टेज। बगैर स्टेज के ड्रामा नहीं हो सकता है। सवाल नंबर ये, लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो जाहिर सी बात है उनके बारे में आपको लिखना है 5 जुमले। इस तरह आप 5 जुमले लिख सकते हैं, 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में थोड़ा सा एक और चीज आपको याद रखना है हल्का सा, वरना तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बता ही दिया हूं, लेकिन आपको एक और छोटी सी चीज लिखना है। ये जो सारे के सारे सेंटेंस दिख रहा है, ये सारे सेंटेंस आपको लिख लेना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा हाजिर है। ये सिर्फ आपको 8 सवाल 9 सवाल हर चैप्टर से ले लेकर के मैंने आपको समझाया है। इसमें से कोई भी एक सवाल अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, बिल्कुल आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे भाइयों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।